स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में जो पहला वीडियो लेक्चर था जिसमें कि आपने एडजॉर्प्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था, और सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। इस वाले वीडियो लेक्चर में भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पुराने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कोलॉइडल सॉल्यूशन, लास्ट में कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और आज बारी है कोलॉइडल सॉल्यूशन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की और उनको कैसे प्यूरिफाई करेंगे इसकी। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो कोलॉइडल सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं ये, और दूसरा उनको प्यूरिफाई कैसे करते हैं ये। तो कॉपी और पेन उठाइए, नोट्स बनाने के लिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। बेटा, आपकी हेडिंग होगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट्स। वैसे तो आपने फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे 8 टाइप्स के कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़े थे। उनमें से एक हुआ करता था सॉल। सॉल तब होता था जब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है। तो इस चैप्टर में सॉल के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही हम। अभी जो भी हम आगे पढ़ेंगे सॉल के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में इमल्शन और जेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जिन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे वो सॉल के होंगे। देखिए बेटा, जो सॉल हैं या कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक और एक होते हैं लायोफोबिक। ये आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। बेटा जी, प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा। इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखें और उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। हाँ, तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल के। बेटा जी, दो टाइप के हैं सॉल, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। लायोफिलिक याद आ गया होगा आपको, सॉल्वेंट लविंग या डिस्पर्जन मीडियम लविंग, और लायोफोबिक होते हैं डिस्पर्जन मीडियम रिपेलिंग। तो अगर हमें कोई लायोफिलिक सॉल बनाना है, सपोज दैट वाटर और गम का सॉल बनाना है, या हमें वाटर और जिलेटिन का बनाना है, या हमें कोलोडियन बनाना है। कोलोडियन भी एक कोलॉइडल सॉल होता है, सेलुलोज नाइट्रेट का सॉल होता है, और यहाँ पर मीडियम होता है इथाइल अल्कोहल। तो अगर हमें ये बनाने हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लायोफिलिक के। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए या कोलॉइडल सॉल को बनाने के लिए किसी स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज यानी कोलॉइडल सब्सटेंस को ऐड करिए और शेक कर दीजिए, क्या होता है, कोलॉइडल सॉल बन जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसी बात को खत्म करिए, लिखिएगा लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड directly by mixing dispersion medium and colloidal substances। एग्जाम्पल यहां पर आप लिख लीजिए, जैसे कि कोलॉइडल सॉल्ट ऑफ किस का, नंबर 1 स्टार्च का, नंबर 2 स्टार्च के अलावा आप गम अरेबिक का बना सकते हो, सोप का बना सकते हो, और तीसरा एक नाम हमने बताया था कोलोडियन को आप बना सकते हो। कोलोडियन क्या है ये बात आप नोट कर लेना। कोलोडियन इज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल। तो ये तो मेथड जो हमने आपको बताया बाई डायरेक्ट मिक्सिंग। तो डायरेक्ट मिक्सिंग से कौन से बनेंगे, डायरेक्ट मिक्सिंग से बनेंगे लायोफिलिक सॉल। लायोफिलिक का खत्म हो गया प्रिपरेशन का किस्सा। अब अगर हम बात करें लायोफोबिक को प्रिपेयर करने के मेथड्स का, लायोफोबिक को आप डायरेक्टली मिक्सिंग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। लायोफोबिक सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है,
और वो स्पेशल मेथड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सुनिएगा, एक तो है डिसइंटीग्रेशन मेथड जिसको डिस्पर्जन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड। क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। जो डिसइंटीग्रेशन मेथड है उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली ये डिसइंटीग्रेशन मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब सब्सटेंस जो हमारे पास है उसमें पार्टिकल्स का साइज कोलॉइडल रेंज के साइज से बड़ा होता है तो जो भी सब्सटेंस हमने लिया है उसको हमें डिसइंटीग्रेट करके कोलॉइडल रेंज के साइज में लाना पड़ेगा। तो ऐसे मेथड्स जहां पर हम बड़े बड़े सब्सटेंसेस यानी जहां पर पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होता है कोलॉइडल रेंज से, उनको डिसइंटीग्रेट या डिस्पर्ज करके हम कोलॉइडल रेंज में लाते हैं, वो सारे मेथड्स आएंगे डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स के अंदर। दूसरे होंगे कंडेंसेशन मेथड्स। अब कंडेंसेशन मेथड्स में क्या होगा, मान लो पार्टिकल्स का साइज कोलॉइडल रेंज के साइज से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में उन पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके हम कोलॉइडल रेंज में लाएंगे, उनको हम कहते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। तो नई लाइन से आप लिखेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। फुल स्टॉप के बाद दीज मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी आप डालेंगे डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। इसमें आप दो लाइनें लिखिएगा, व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सब्सटेंस इज मोर देन द साइज ऑफ कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स, कॉमा लगा के, कोलॉइडल सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटेड, कोलॉइडल सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटेड सो दैट इट फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल रेंज, सो दैट इट फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल रेंज। फुल स्टॉप के बाद, इन डिसइंटीग्रेशन मेथड्स following in disintegration methods following methods are involved। अब डिसइंटीग्रेशन करना है हमें। अब डिसइंटीग्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, पहला है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। देखो, मैकेनिकल का मतलब होता है कि मैकेनिकली आप उसको तोड़ दें, कोई आप केमिकल रिएक्शन ना कराएं, आप इलेक्ट्रिसिटी पास ना कराएं, मतलब फोर्सफुली आप उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दें। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जो कराया जाता है वो एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है, दैट मशीन इज कॉल्ड कोलॉइड मिल, या इसी को हम कहते हैं बॉल मिल, या इसी को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर। तो इसमें होता क्या है, ये देखो, ये दो डिस्क हैं, एक ये ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ स्टील की डिस्क्स होती हैं। ये डिस्क्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हैं और इनका जो आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये 7000 तक हो सकता है। ऊपर ये देखिए, इसका ये शाफ्ट है, SHAFT शाफ्ट है, शाफ्ट में ये ड्राइविंग बेल्ट लगी हुई होती है, बेल्ट के थ्रू इस डिस्क को, और यहां भी बेल्ट के थ्रू इस डिस्क को, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराया जाता है। ऊपर से यहां पर सस्पेंशन डाला जाएगा। सस्पेंशन का मतलब ही यही हुआ कि जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो कोलॉइडल वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बड़ा होगा। यहां डालते हैं, यहां पर पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, और इधर से चारों तरफ से सर्कुलर होंगे, ये गोल होंगे ना, इस तरीके से, जस्ट लाइक आटा वाली जो चक्की होती है। तो वहां से क्या होगा, आपको जो पार्टिकल्स मिलेंगे डिस्चार्ज में वो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स मिलेंगे। इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो लिखिएगा मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इट इज कैरीड आउट इन कोलॉइडल मिल और बॉल मिल और अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन। फुल स्टॉप के बाद, इट हैज 2 स्टील डिस्क्स, लिखा है स्टील डिस्क्स, which can rotate in opposite direction। फुल स्टॉप के बाद, number of RPM can be
वेरी हाई, ब्रैकेट में अप टू 7000, फिर फुल स्टॉप के बाद सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन कोलॉइडल मिल which is disintegrated between two discs and colloidal particles are obtained in the form of discharge। तो ये तो हो गए डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर पहला मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। बेटा ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन लिखा है इसको, इसी को हम कहते हैं ब्रीडिग्स आर्क मेथड। बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिग्स आर्क मेथड जो होता है इसका यूज होता है कॉमनली मेटल के सॉल्व्स बनाने में। जैसे मान लीजिए गोल्ड का सॉल्व बनाना है, सिल्वर का सॉल्व बनाना है, तो फिर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि मेटल्स के सॉल्व बनाने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन मिलता है वहां पे ब्रीडिग्स आर्क मेथड। ब्रीडिग्स आर्क मेथड में होता क्या है, ये एक कंटेनर होगा, कंटेनर में यहां पर ये मान लीजिए हमें गोल्ड का सॉल्व बनाना है, तो ये पानी भरा हुआ होगा, ये गोल्ड की रॉड्स ली जाएंगी जो इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेंगी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उस मेटल के ये इलेक्ट्रोड्स ले लिए जाएंगे। ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये साथ में क्या होता है, इस वाटर को ठंडा करने के लिए यहाँ पर ये आइस भर दी जाती है, राइट। अब क्या करते हैं, जब इनको टच कराते हैं तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से क्या होता है, ये जो मेटल के एटम्स होंगे वो एकदम से वेपोराइज होंगे और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से बहुत सारे एटम्स एक साथ कंडेंस भी हो जाएंगे और कंडेंस होके वो इसी में डिस्पर्स हो जाएंगे। इसमें डिस्पर्स होने के बाद क्या होगा, इस तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन या ब्रीडिग्स आर्क मेथड में आप ये डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आपको उसमें बनाना है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में, इसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्व ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रिक आर्क is set up between two metal electrodes. An electric arc is set up between two metal electrodes. Full stop के बाद intense heat vaporize metal atoms which are condensed in ice cold water to form metal solve। ये दूसरा मेथड हो गया डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन के अंदर। डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन के अंदर जो तीसरा मेथड हमारे पास है वो है पेप्टाइजेशन। हम बात करेंगे पेप्टाइजेशन की। पेप्टाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पेप्टाइजेशन में हम करते क्या हैं, पेप्टाइजेशन में जिस सब्सटेंस का सॉल्व बनाना होता है, तीसरा मेथड इसका नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बनाना है, ये मेथड बहुत कॉमन है प्रेसिपिटेट को सॉल्व में कन्वर्ट करने के लिए। इनफैक्ट पेप्टाइजेशन नाम ही उसको दिया गया है। इन पेप्टाइजेशन लिख लीजिए, दो लाइनें, इन पेप्टाइजेशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड टू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पेप्टाइजेशन में क्या होगा, जिस सब्सटेंस का सॉल्व बनाना है उस सब्सटेंस का
पहले तो प्रेसिपिटेट बनाया जाएगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होने से क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाना है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन कर लिया जाएगा। तरीके हैं बहुत सारे ऑब्टेन करने के, जैसे कि FeCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस तरीके से क्या होगा, बता देते हैं। FeCl3 है, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, आप थोड़ा इसको ठीक वे में लिखते भी जाइए। आपने अभी लिखा होगा, इन पेप्टाइजेशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड टू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, टू प्रिपेयर क्या करेंगे हम, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। अगर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनाना है तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है, FeCl3 जो कि एक्वस, इसको पानी में ऐड किया 3H2O, तो यहाँ पर FeOH होल थ्राइस, ये प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, प्लस 3HCl होगा, वो एक अलग बात है। ये प्रेसिपिटेट मिल गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेसिपिटेट को आप नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो जो प्रेसिपिटेट मिला हुआ होगा, उस प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, कोलोइडल रेंज से बहुत बड़े होते हैं। तो क्या करते हैं, नाउ क्या किया गया, FeOH होल थ्राइस। पहले समझ लें थोड़ा सा, क्या करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम हमने वाटर ले लिया, और वाटर में थोड़ी सी अमाउंट वाटर में हमने ये प्रेसिपिटेट ऐड कर दिया, और थोड़ी सी अमाउंट हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड की डालते हैं। जब फेरिक क्लोराइड की डालते हैं तो होता क्या है, लिखिएगा इसमें, नाउ दिस प्रेसिपिटेट इज टेकन इन डिस्पर्जन मीडियम, एग्जाम्पल वाटर, कॉमा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड, small amount of ferric chloride is added and it is shaken। क्या होता है, शेक किया जाता है। तो होता क्या है, ध्यान देना, ये मान लिया ये प्रेसिपिटेट का एक टुकड़ा था, और प्रेसिपिटेट क्या था, FeOH होल थ्राइस। होता क्या है, जब हम FeCl3 इसमें ऐड करते हैं, FeCl3 ऐड करने पे जो फेरिक आयंस होते हैं, चलिए हमने पूरा ही लिख दिया, FeCl3 या अलग अलग करके Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ये हमने इसमें मिक्स कराया। तो होता क्या है, प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स फेरिक आयंस, एब्जॉर्ब्स फेरिक आयंस ऑन इट्स सरफेस। ये अपनी सरफेस पे क्या करेगा, फेरिक आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये ट्रिपल पॉजिटिव है, इस तरीके से आप मान के चलिए। इसने क्या किया, ये बहुत सारा Fe ट्रिपल पॉजिटिव अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये सरफेस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हर तरफ सिमिलर चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब रिपल्शन लगेगा तो ये चार्जेस दूर जाना चाहेंगे, और दूर जाने से क्या होगा, इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ये टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा इस तरीके से अलग हो गया, और इस तरीके से क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, और ये आपस में दोबारा मिलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये कोलोइडल सॉल्ट ऑफ FeOH होल थ्राइस। इस तरीके से हमें, ये दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोलोइडल सॉल्ट ऑफ FeOH होल थ्राइस, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ही ये तो बात हमने की, पेप्टाइजेशन ये नहीं है, पेप्टाइजेशन यहां से स्टार्ट हुआ है। पेप्टाइजेशन में ये कहा जाता है कि जिस पेप्टाइजेशन में बोला ही जाता है कि प्रेसिपिटेट को आप कन्वर्ट करिए किसमें, कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो यहां से पेप्टाइजेशन स्टार्ट हुआ है। पेप्टाइजेशन में बोला ये जाता है टू कन्वर्ट
precipitate into colloidal solution, it is taken in dispersion medium and a small amount of electrolyte is added, then it is shaken. शेक करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपको कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ये जो हमने आपको कराया, दिस इज प्रेसिपिटेशन, ये है प्रेसिपिटेशन, ये पेप्टाइजेशन नहीं है। पेप्टाइजेशन यहां से स्टार्ट हुआ, बस वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पेप्टाइजेशन लिखना पड़े एग्जाम्पल में, तो एक तो आप ये बताएंगे कि पेप्टाइजेशन में हम करते क्या हैं, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर आप यहां से लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर द सॉल्ट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, it is added in dispersion medium and a small amount of electrolyte FeCl3 is added, then it is shaken। फिर आप ये दिखा सकते हो precipitate absorbs ferric ions on its surface, पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इनमें सब में पार्ट्स में क्या होगा, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में इनमें रिपल्शन लगेगा, और रिपल्शन की वजह से क्या होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कि कोलोइडल रेंज को बिलोंग करते हैं। और भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, लिखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर सॉल्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, it is added in dispersion medium having small amount of electrolyte as AgNO3 या Ki and shaken। फुल स्टॉप के बाद precipitate of AgI adsorb Ag प्लस, अगर आपने AgNO3 ऐड किया है तो, और I नेगेटिव। देखो भैया, ये किसको एड्सॉर्ब करेगा अपनी सरफेस पे, जब आपने AgNO3 ऐड किया तो ये Ag को एड्सॉर्ब करता है, NO3 को नहीं एड्सॉर्ब करता है। और जब आपने Ki ऐड किया तो K को एड्सॉर्ब नहीं करता है, I नेगेटिव को करता है। ये उस आयन को एड्सॉर्ब करेगा जो इसके लैटिस के साथ मैच करता है। जैसे अगर AgNO3 ऐड कर रहे थे तो Ag प्लस मैच करता था लैटिस के साथ, Ki ऐड कर रहे थे तो I मैच करता था। तो आपने क्या लिखा, इट एड्सॉर्ब Ag प्लस और I नेगेटिव ऑन इट्स सरफेस एंड प्रेसिपिटेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स विच आर ऑफ कोलोइडल रेंज। इस तरीके से जो डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स होते हैं उनको हमने खत्म कर लिया। इसमें 3 मेथड्स थे, एक तो था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा यहां पे लिखा हुआ था रब हो गया, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन जिसको हमने ब्रीडिग्स आर्क मेथड भी कहा था, और तीसरा है पेप्टाइजेशन। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन मेथड्स के बाद कंडेंसेशन मेथड्स की। तो बेटा जी, जो सेकेंड मेथड्स हैं वो कंडेंसेशन मेथड्स हैं। देखिए, आपको समझाया गया था शुरुआत में ही, डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं, जब कोलोइडल सब्सटेंस में पार्टिकल्स का साइज, कोलोइडल वाले जो साइज होता है, कोलोइडल साइज होता है उससे बड़ा होता है, तो वहाँ पर हमें सब्सटेंस को डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, जब कई पार्टिकल्स मिलेंगे तब जाकर के कोलोइडल साइज का पार्टिकल बना पाएंगे। तो ऐसे मेथड्स जिनमें हम बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके कोलोइडल साइज का पार्टिकल बनाते हैं, वो सारे मेथड्स आते हैं कंडेंसेशन मेथड्स में। तो लिखिएगा, इन कंडेंसेशन मेथड्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोलोइडल पार्टिकल। इसमें फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कंडेंसेशन मेथड्स इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या है। नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस। बेटा जी, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर ऑटोमेटिकली कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है।
अच्छा, अब है क्या, ये केमिकल रिएक्शंस एकेडमिक लेवल पे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में जैसे पहली हमने यहाँ पर लिखी है बाई डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का ये फेमस एग्जाम्पल है, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाते हैं बाई ट्रीटिंग आर्सेनिक ऑक्साइड विद H2S। ये तो बहुत ही बार पूछी गई है। बाई रिडक्शन मेथड से गोल्ड सॉल्व प्रिपेयर किया जाता है जब AuCl3 का रिडक्शन कराते हैं SnCl2 से। तीसरा ये लिखा है ऑक्सीडेशन। देखो H2S है, अगर सल्फर का सॉल्व बनाना हो तो H2S को या तो Br2 से ऑक्सीडाइज कराते हैं या HNO3 से ऑक्सीडाइज कराते हैं। ये 3 केमिकल रिएक्शंस हो गई। चौथी है बाई हाइड्रोलिसिस। देखिए बाई हाइड्रोलिसिस में, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, जब FeCl3 का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब आपको पता है कि प्रेसिपिटेट ही मिला है, अभी कोलोइडल सोल्यूशन नहीं मिला है। अब इस प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में लिया जाएगा, देन इसमें ऐड किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट और फिर शेक किया जाएगा, फिर जो पेप्टाइजेशन की प्रोसेस होगी उसके थ्रू आपको कोलोइडल सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन तो है ही, इसलिए इसको यहाँ पर कंडेंसेशन मेथड में लिखा गया, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट बनता है वो कंडेंसेशन से बनता है और बाद में क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को हम पेप्टाइज करते हैं यानी ब्रेक करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस हो गई, इंपॉर्टेंट हैं, कई जगह पूछी गई हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो सेकंड चल रहे हैं कंडेंसेशन मेथड्स, उसमें कंडेंसेशन में पहला तो हो गया बाई केमिकल रिएक्शंस, दूसरा है बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इसमें आप देखिए किसका प्रिपेयर करते हैं, लिखिएगा आप 2-4 लाइनें। बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में सल्फर एंड फॉस्फोरस आर फेयरली सॉल्युबल इन एल्कोहल। Sulfur and phosphorus are fairly soluble in alcohol, but they are very less soluble in water। ये फैक्ट है कि सल्फर और फॉस्फोरस एल्कोहल में हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो क्या किया जाता है इसमें, लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस। एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस इज मिक्स्ड विद वाटर, कॉमा, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस एंड कोलोइडल सॉल्व ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस, कोलोइडल सॉल्व ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस इन वाटर इज ऑब्टेन्ड। ये एक एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट वाला मेथड है। नेक्स्ट है बाई कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट। इसमें भी सल्फर और मरकरी, ये इसके 2 कॉमन एग्जांपल्स हैं। सल्फर और मरकरी को, इनकी वेपर्स को जब हम आइस कोल्ड वाटर में पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स एज अमोनियम नाइट्रेट, तो सल्फर और मरकरी की जो वेपर्स होती हैं वो कंडेंस होकर के वहाँ सॉल्व बना लेती हैं। इनमें इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाना है किसी भी एग्जाम में। तो बाई कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट में लिखिएगा, when vapors of sulfur or mercury are passed in ice cold water in the presence of some stabilizing agents as ammonium nitrate, कॉमा लगा के, colloidal solution of sulfur or mercury is obtained। चौथा थोड़ा यूनिक मेथड है बाई एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग में इस मेथड के थ्रू आइस का कोलोइडल सॉल्व बनाया जाता है इन डिस्पर्जन मीडियम ईथर। लिखिएगा बाई दिस मेथड कोलोइडल सॉल्व ऑफ आइस इज प्रिपेयर्ड इन डिस्पर्जन मीडियम ईथर बाई फ्रीजिंग द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में ईथर एंड वाटर, बाई फ्रीजिंग
द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में ईथर एंड वाटर। वाटर क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा। बेटा जी ये सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म हो चुके हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। आपके एकेडमिक लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीडिक्स आर्क मेथड एकेडमिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन मेथड्स नहीं पूछे जाते हैं एकेडमिक लेवल पे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन ये एक जरूर याद रखिएगा एकेडमिक लेवल के लिए भी, बाकी अगर पूछे जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाएंगे। तो एकेडमिक लेवल पे ये 3-4 मेथड्स ही बने जा करके, एक तो ब्रीडिक्स आर्क मेथड, दूसरा पेप्टाइजेशन और तीसरा ये वाला रिडक्शन वाला। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ही रखेंगे। इनके अच्छे से कंडेंस्ड फॉर्म में नोट्स बनाइएगा। भले ही आपने डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ा है, लेकिन नोट्स को डिसइंटीग्रेट मत करिएगा, नोट्स को कंडेंस्ड फॉर्म में ही रखिएगा और बाकी इसको लिख करके देखिएगा, रिएक्शंस को आराम से तैयार हो जाएगा। डायग्राम बना करके देखिएगा, आराम से प्रिपेयर होगा। अगर आप बना के नहीं देखोगे, लिख के नहीं देखोगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी आप देखते रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।